हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क्स कोचिंग क्लासेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आरबीआई सेंट्रल बैंक है, बैंकर्स बैंक बोलते हैं इसे। आरबीआई का काम होता है सभी बैंक्स को लाइसेंस देना और करेंसी प्रिंट करना और सभी बैंक्स को ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाना कि किस तरीके से वो मार्केट के अंदर किस रेट पे क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं और महंगाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आरबीआई का काम होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। तो आरबीआई किस तरीके से काम करता है, कौन कौन सी ऐसे रेट्स होते हैं जिसपे ये कंट्रोल करके इन्फ्लेशन को कम या ज़्यादा कर सकता है, महंगाई को कम या ज़्यादा कर सकता है। इसके पास जितने भी रेट्स होते हैं उसे मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। उन सभी रेट्स को मिलाकर मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है, जिसे हिंदी में मौद्रिक नीति कहते हैं। तो मौद्रिक नीति किस तरीके से काम करती है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ को कम या ज़्यादा करने का क्या इफेक्ट पड़ता है पूरी देश की इकोनॉमी पर और देश की जीडीपी पर। तो अभी हम कि जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है, जैसे रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, इन सभी को कम या ज़्यादा करने का पूरा इफेक्ट क्या पड़ता है देश की इकोनॉमी पर और इन्फ्लेशन पर। तो चलिए जानते हैं। अभी इंडिया में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट क्या होता है? जब बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं, जब अदर बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं, उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। और रेपो रेट जो होता है ये 2 से लेके 14 दिनों तक लिया जाता है। 2 टू 14 डेज, 2 से लेके 14 दिन तक के लिए लोन लिया जाता है। उस रेट पे मीन्स अब आरबीआई किसी को फ्री में तो लोन देगा नहीं, ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई ना कोई इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब वो जिस रेट पे लोन देगा अदर कमर्शियल बैंक्स को, उसको क्या बोलते हैं? उसको रेपो रेट बोलते हैं। क्लियर है? अब आपको पता है कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं उनके पास उनका इनकम सोर्स क्या होता है? जब वो आगे क्रेडिट देते हैं, मीन्स जब वो आगे लोन देते हैं, उनके पास जितना भी डिपॉजिट्स होता है उसमें से कुछ पैसा वो एक्स्ट्रा रख के, वो कौन सा पैसा होता है उसे क्या बोलते हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगी। उसके अलावा जितना भी पैसा होता है उसे वो आगे मार्केट में निकालते हैं, क्रेडिट देते हैं, लोन देते हैं, उसके थ्रू उन बैंक्स की इनकम होती है और उसके थ्रू वो जो बैंक्स है वो आगे काम करते हैं। तो देखिए, जब 2 से लेकर 14 दिन तक अगर किसी भी बैंक को लोन लेना होता है आरबीआई से, तो उसको हम रेपो रेट बोलेंगे। और एमएसएफ क्या होता है? एमएसएफ होता है जब किसी कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, मीन्स वन नाइट लोन, सिर्फ एक दिन के लिए इनको लोन चाहिए, तो उसको हम एमएसएफ बोलते हैं। अब ये भी एमएसएफ जो होता है, जब कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई से सिर्फ एक दिन का लोन चाहिए होता है, उस पर जो भी इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं अभी 5.15% रेट चल रहा है इसका, ठीक है। और रेपो रेट जो है 5.40% है और बैंक रेट 5.15% है। अब आप एक बात याद रखिए कि ये जो रेट्स होते हैं ये साल में 4 बार तो बदलते ही हैं, इसके अलावा ये कभी भी बदल सकते हैं, ठीक है। 4 बार तो उनका फिक्स होता है, जितने भी मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं वो रेट्स बार बार चेंज होते रहते हैं। तो ये होता है एमएसएफ। तो जैसे कि मैंने बताया कि रेपो रेट जो होता है ये 2 से लेके 14 दिन तक के लिए लोन दिया जाता है कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के थ्रू। और एमएसएफ जो होता है ये एक दिन का लोन होता है। और बैंक रेट क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म लोन होता है जो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को देता है, ठीक है। तो बैंक रेट क्या हो गया? लॉन्ग टर्म लोन हो गया। तो तीनों में डिफरेंस पता चल गया। तीनों ही ये रेट वो हैं जो जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देता है। क्लियर है? डिफरेंस क्या है? सिर्फ टाइम पीरियड का डिफरेंस है। एमएसएफ सिर्फ वन नाइट लोन होता है, रेपो रेट 2 to 14 डेज के लिए होता है और बैंक रेट जो होता है ये लॉन्ग टर्म लोन होता है जो मोर देन 14 डेज के लिए होता है, उसको हम बैंक रेट बोलते हैं। बैंक के पास जितनी भी डिपॉजिट्स होती हैं, कोई भी कॉमर्शियल बैंक है, जैसे मान लीजिए मैं एसबीआई का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। एसबीआई है, एसबीआई के पास में जितनी भी डिपॉजिट्स होती हैं उसको हम एनडीटीएल बोलते हैं। एनडीटीएल, नेट डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटीज। नेट डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटीज। तो एसबीआई क्या करेगा? एनडीटीएल, उसके पास जितनी भी डिपॉजिट्स हैं उसका कुछ परसेंट उन्हें आरबीआई के पास में रखना ज़रूरी होता है, जिसको हम सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। और ये रेशो आरबीआई के पास में रखना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि आरबीआई एक तरीके से सिक्योरिटी अमाउंट अपने पास रखवाता है सभी बैंक से कि आप हमारे पास में, आपके पास जितना भी डिपॉजिट हुआ है एक साल के अंदर पैसा, उसका कुछ परसेंट हमारे पास में एज अ सिक्योरिटी रखो, और ताकि मार्केट के अंदर ज़्यादा पैसा जो है वो ना आ पाए। अच्छा, ज़्यादा पैसा आने का मतलब क्या होता है?
अगर मार्केट के अंदर पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी और फिर उससे महंगाई बढ़ जाएगी, उसका महंगाई में पूरा असर पड़ेगा। इसको भी हम आगे इजीली थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो CRR अमाउंट कौन कौन सी होती है? जो सभी कॉमर्शियल बैंक से RBI अपने पास में पैसा डिपॉजिट रख पाती है। अब जैसे कि CRR अभी कितना भी चल रहा है, जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं ये अपना अपना NDTL का कुछ अमाउंट RBI के पास में रखते हैं। अब RBI इस पैसों के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देता है, क्लियर है? इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देगा RBI बोलेगा बस आपके पास जितना भी 1 साल के अंदर डिपॉजिट आया उसका कुछ % मेरे पास रख दो, आप उस पैसे को आप मार्केट में नहीं निकाल सकते, खत्म बात। अब जैसे मान लीजिए कि ये 3% है, ये कोई फिक्स नहीं है, ये आप देख लेना कितने % है, ये अभी अपडेटेड नहीं हूँ इसके लिए मैं। CRR अभी दे रखा है 3% दे रखा है। और अभी इसके अलावा अब NDTL है, मान लो कि टोटल अमाउंट थी 100, उसका 3% कितना हो गया 3। अब 3 रुपये तो RBI अपने पास में रखेगा। उसके बाद RBI बोलता है कि भाई अब आपकी जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उसे पूरा करने के लिए भी तो आपके अपने पास कुछ सेफ अमाउंट रखनी चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, आपके बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनको उनका पैसा जो है वो चाहिए, उसके लिए आप अपने पास में कौन सी अमाउंट जो है वो सेफ रख रहे हैं, ठीक है? उनकी सिक्योरिटी के लिए भी कुछ अमाउंट आपके पास सेफ होनी चाहिए। तो कॉमर्शियल बैंक से करते हैं, अपने पास में SLR भी रखते हैं। मान लो SLR जो है अभी 20% है, तो 100 का मीन्स NDTL का ही 20% लेना है, तो 20 ये अमाउंट हो गई। तो मतलब ये 20 एंड 3 23 रुपये मीन्स 23% तो ये वो अमाउंट है जो कोई भी कॉमर्शियल बैंक वो तो मार्केट में निकाल ही नहीं सकता, ठीक है? मीन्स इन पैसों को तो अपने पास में उसको रखना ज़रूरी ही होता है। CRR को वो रखेगा RBI के पास में और SLR को वो रखेगा अपने ही पास में, अपने ही बैंक में रखेगा उन पैसों को, ताकि उन पैसों को मार्केट में ना निकाला जाए, उनको क्रेडिट में ना निकाला जाए। अब 100 माइनस 23 जो भी अमाउंट अब बचेगी इन पैसों को वो मार्केट में निकालेगा और उसके थ्रू जो भी इनकम होगी वो जनरेट होगी किसी भी बैंक की। तो ये होता है CRR और SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, कैश रिजर्व रेशो। अब हम देखते हैं कि बेस रेट क्या होता है और PLR क्या होता है। देखो, बेस रेट क्या होता है? RBI सभी बैंक्स को ये गाइडलाइन देता है कि आप इस रेट से कम रेट पे किसी भी कस्टमर को लोन नहीं दे सकते, उसको हम बेस रेट बोलते हैं, ठीक है? RBI ये नहीं मतलब सभी, आपको पता है कि जैसे मैंने बताया बैंकर्स बैंक है, सभी बैंक्स का हेड है, तो वो सभी बैंक्स को ये गाइडलाइन देता है कि आप इस रेट से कम किसी भी कस्टमर को लोन प्रोवाइड नहीं करवा सकते, उसको हम बोलेंगे बेस रेट। और अब PLR क्या होता है? ये भी वही है कि इस रेट पे कॉमर्शियल बैंक दूसरे जो कस्टमर्स हैं उन्हें लोन प्रोवाइड करवाएगा, लेकिन PLR जो होता है ये सभी कस्टमर्स के लिए होता है, मीन्स PLR ऑल कस्टमर्स पे अप्लाई होता है। और बेस रेट क्या होता है? सिर्फ जो फेवरेट कस्टमर्स होते हैं। अब हर बैंक के जो फेवरेट कस्टमर्स तो होते ही है ना, जैसे मान लो करोड़ों का जो है बिजनेस चल रहा है और काफ़ी अच्छा पुराने कस्टमर्स हैं और काफ़ी अच्छा खासा उनका बैलेंस है बैंक के अंदर, तो बैंक क्या करेगा? उनको पता है कि भाई रिलायबल बंदा है, इसको आप कम रेट पे भी इंटरेस्ट रेट देंगे तो अच्छा है, ये हमारे कस्टमर जो है लॉन्ग टर्म में रह सकते हैं। तो बैंक क्या करता है? अपने फेवरेट कस्टमर को कम रेट पे पैसा जो है वो उधार दे देंगे। तो ये होता है बेस रेट। और PLR क्या होता है? नॉर्मली अगर मान लो किसी का अच्छा बैंक बैलेंस अच्छा नहीं है या फिर क्रेडिट्स में ज़्यादा चल रहा है, मीन्स उधार ज़्यादा ले रखा है, तो बैंक क्या करेगा? नॉर्मल रेट पे ही लोन देगा, कोई उसके लिए कोई कंसेशन नहीं होगा, ठीक है? तो सिर्फ फेवरेट कस्टमर के लिए कम रेट पे जो उधार दिया जाएगा उसको तो बोलते हैं हम बेस रेट, और नॉर्मल कस्टमर्स को जिनको मिलता है पैसा उन्हें होता है PLR बोलते हैं, प्राइम लैंडिंग रेट बोलते हैं इसे। कभी कभी क्या होता है कि जब बैंक्स में 2-3 दिन की छुट्टी आ जाए और उस टाइम में बैंक के पास में पैसा पड़ा है, NDTL का कुछ अमाउंट पड़ा है जिसको वो मार्केट के अंदर क्रेडिट में नहीं निकाल सकता, तो बैंक क्या करता है? उसको RBI को उधार दे देता है। उधार देने का मतलब ये हो गया कि इन्वेस्ट कर देता है अपना पैसा, क्योंकि उसको पता है कि 2 दिन ऐसे बैंक बैलेंस पड़ा रहेगा तो कोई मतलब नहीं है, इससे बढ़िया कि 2 दिन का हमारे पास में इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से बोल देती हूँ मैं कि RBI की जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं ये RBI को पैसा उधार देते हैं, ठीक है? हालांकि RBI को ज़रूरत नहीं है पैसा वैसा उधार लेने की, लेकिन ये एक तरीके से इन्वेस्ट कर देते हैं। अब RBI बोलेगा कि भाई मेरे को पैसे की ज़रूरत तो है नहीं है, लेकिन ठीक है अगर आपके पास पैसा एक्स्ट्रा रखा है, आप दे रहे हैं, तो हम आपसे कम इंटरेस्ट रेट पे ही पैसा उधार लेंगे, मतलब कम इंटरेस्ट रेट पे ही आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब ये जिस रेट पे
कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा उधार देता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, और ये कितना है अभी प्रेजेंट में चल रहा है 3.35%। इस रेट पे जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई को पैसा उधार देते हैं। किसी भी कंट्री का इन्फ्लेशन कम या ज़्यादा किस तरीके से हो सकता है और इसका क्या इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है, देखिए। अब देखो हम ये देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कम या ज़्यादा होने का इफेक्ट क्या पड़ता है इन्फ्लेशन के ऊपर, महंगाई के ऊपर। इसमें मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैं रेपो रेट का सिर्फ एक रेपो रेट लेती हूँ कि रेपो रेट का कम या ज़्यादा करने का इफेक्ट क्या पड़ता है इन्फ्लेशन के ऊपर। अगर मान लो कि रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए, रेपो रेट कौन सी रेट होती है जिसके अंदर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेता है। मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक ने आरबीआई को 10% इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो पैसा है उधार दिया। 10% नहीं है, हालांकि मैंने आपको बताया रेपो रेट अभी 5.40% चल रही है, लेकिन मान लीजिए कि रेपो रेट अभी 10% है। अगर 10% पे कॉमर्शियल बैंक ने खुद पैसा उधार लिया है तो वो कस्टमर्स को कितने रेट पे देगा, 10% से ज़्यादा रेट पे ही पैसा उधार देगा। मान लीजिए 15% पे पैसा उधार जो है वो मार्केट के अंदर निकाला जा रहा है। अब जब अगर ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लग रही है कस्टमर्स को, तो कस्टमर्स क्या करेंगे, इन जो कॉमर्शियल बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है इसका इफेक्ट लोगों के लोन के ऊपर पड़ेगा कि लोग जो हैं ज़्यादा लोन का इंटरेस्ट देख के लोन को कम लेंगे। लोन कम लेंगे लोग तो लोगों के पास में जो कैश है, लिक्विडिटी है वो कम आएगी और मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी, मतलब पैसा जो है मार्केट में कम जाएगा। और पैसा कम जाने का मतलब है कि लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो रही है। लोग जो है इजीली सब कुछ नहीं खरीद रहे। ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ का रेट हाई हो रहा है और लोग जो है पैसा फेंक रहे हैं कि भाई हमारे पास तो खूब पैसा है, आरबीआई ने रेट जो है कम कर रखे हैं और आप ये पैसा पकड़ो और हमें ये चीज़ हाई रेट पे भी चाहिए। अगर अगर लोगों के पास में लोगों को ईजिली लोन मिल गया तो लोग महंगी चीज़ों को भी इजीली खरीद पाएंगे और महंगाई और बढ़ती जाएगी। जो बिजनेसमैन है वो और उस चीज़ों का रेट बढ़ा देंगे। इसलिए आरबीआई क्या करता है कि इंटरेस्ट को बैलेंस रखता है, ना ज़्यादा कम रखता है ना बहुत ज़्यादा रखता है। अगर मार्केट के अंदर पैसा अभी जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि रेपो रेट अगर हाई है और इंटरेस्ट रेट उसका ज़्यादा हो जाएगा और लोग जो हैं वो लोन कम लेंगे, उनके पास पैसा कम आएगा, कैश कम आएगा, उनकी परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाएगी और उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, डिमांड पे पड़ेगा। लोग जो है डिमांड करना कम कर देंगे, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं सिर्फ उसी की डिमांड करेंगे और डिमांड जब कम हो जाएगी तो क्या होगा, प्राइजेस भी जो हैं प्रोडक्ट्स के वो भी कम हो जाएंगे, बैलेंस रहेंगे प्राइजेस और उसका इफेक्ट पूरा इन्फ्लेशन पे पड़ेगा। मतलब महंगाई जो है वो अपने आप कम हो जाएगी। और इसका उल्टा अगर कर दें कि भाई रेपो रेट अगर मान लो कि आरबीआई ने सस्ते में लोन दे दिया, मान लो 2% पे लोन दे दिया, किसको, एसबीआई को लोन दे दिया सिर्फ 2% पे किसी भी कॉमर्शियल बैंक को दे दिया। अब कॉमर्शियल बैंक क्या बोलेगा कि भाई ठीक है 2% पे है तो हम मार्जिन जो है 8% जो है 6% का मार्जिन रख के 8% पे लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। अब लोगों को दिख गया कि भाई पहले तो 15% पे लोन मिल रहा था, अब सिर्फ 8% पे लोन मिल रहा है, लोग खूब मज़े से लोन लेंगे। लोग क्या कर रहे हैं कि अब इंटरेस्ट रेट जो है लोगों को दिख रहा है कि भाई डाउन हो गया तो लोन जो है वो बढ़ा देंगे कि भाई अब तो खूब पैसा ही पैसा है, अब तो उड़ाओ आराम से। 8% पे इंटरेस्ट लोन जो है वो प्रोवाइड हो रहा है, लोगों के पास पैसा जो है ज़्यादा आ जाएगा, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो उनकी जो डिमांड्स हैं वो भी बढ़ जाएंगी, प्राइजेस मार्केट के अंदर हाई हो जाएंगे और इन्फ्लेशन जो है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा इफेक्ट पड़ता है मॉनेटरी पॉलिसीज़ का। सेम ऐसा इफेक्ट सीआरआर पर भी होगा। जो कैश रिजर्व रेशो है जो उन्हें कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास में रखना ज़रूरी होता है, उसका भी इस तरीके से ही इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर। तो अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि मार्केट के अंदर पैसा इंजेक्ट हो, पैसा ज़्यादा आए, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को कम कर देगा। कम करने का मतलब है कि लोगों को कम रेट के ऊपर जो लोन है वो मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कोरोना के अंदर यही किया गया था, जो आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज को कम कर दिया था ताकि जो लोगों का बिजनेस ठप हुआ है, लोग जो है नुकसान जो उन्हें हुआ है उसको उनके पास थोड़ा पैसा आए, कम इंटरेस्ट रेट पे वो लोन लें और अपने बिजनेस को वापस शुरू कर पाएँ। इसलिए जब पैसा इंजेक्ट करना होता है मार्केट के अंदर उस टाइम में रेपो रेट को कम कर दिया जाता है
और जब पैसा खींचना होता है आरबीआई को वापस अपने पास में कि भाई अब तो बहुत महंगाई हो रही है, अब तो जो है वापस पैसा मार्केट से खींचो, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ गई है, लोग जो है जितना जितना मार्केट के अंदर जिस प्राइस पे जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है उसको उसी प्राइस पे खरीदने को तैयार है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर सब लोगों के पास में फुल पैसा आ जाए तो ये भी नेगेटिव पॉइंट जाएगा, क्योंकि लोग जो हैं वो इस बात के लिए अवेयर नहीं रहेंगे कि उस चीज़ की ये वैल्यू भी है या नहीं है। ठीक है, इसलिए आरबीआई जो है वो, तो इस तरीके से आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने का काम करती है। तो पढ़ते रहिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं और जो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।